नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 5 अप्रैल 2023 के डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस और एडिटोरियल एनालिसिस में आपका स्वागत है। कौन कौन सी न्यूज़ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी जी मिले हैं भूटान के किंग से। क्या बातचीत हुई है इसके बारे में बात करेंगे। वर्ल्ड बैंक ने इंडिया की ग्रोथ फोरकास्ट को 2023-24 फाइनेंशियल ईयर में 6.3% कर दिया है। क्या फैक्टर्स इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल हैं, 2024-25 के फिगर्स क्या हैं, इसको देखेंगे। 68% करप्शन कंप्लेंट्स को बिना किसी एक्शन के लोकपाल ने डिस्पोज ऑफ कर दिया, सिर्फ इस टेक्निकल प्रेमाइस पे कि वो प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में नहीं आई थी कंप्लेंट्स। इसके बारे में देखेंगे। नेशनल मेडिकल कमीशन ने स्टूडेंट्स और टीचर्स के लिए कुछ गाइडलाइंस निकाली हैं, इसके बारे में बात करेंगे। फिनलैंड ने नाटो के ब्लॉक को ज्वाइन कर लिया था, इसके लिए मैंने कल भी एक वीडियो बनाई, उसका रेफरेंस भी आपको दे दूंगा, ये आर्टिकल भी समझाऊंगा। और इंडिया जस्टिस रिपोर्ट ये बोलती है कि जजेस की वैकेंसी हाई है, हाई कोर्ट में भी और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में, तो इसके बारे में बात करेंगे। फिर न्यू इकोनॉमीज फॉर अ न्यू वर्ल्ड, अरुण मायरा साहब का आर्टिकल है, इसे देखेंगे। इन कंट्रोल डिजिटल लैंडिंग द इशू ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, इसके बारे में बात करेंगे। मैरिज इक्वलिटी, इसके बारे में बात करेंगे। ये जो पर्टिकुलरली अभी एलजीबीटी कम्युनिटी के जो लोग हैं वो अपने लिए मैरिज राइट्स मांग रहे हैं, तो उसके रिस्पेक्ट में आर्टिकल है। कांग्रेस चेंजिंग फॉर्च्यून्स इन केरला, ये थोड़ा सा पॉलिटिकल आर्टिकल है, तो अभी के लिए स्किप कर रहा हूं, क्योंकि और बहुत सी चीजें हैं डिस्कस करने के लिए। अरुणाचल प्रदेश में जो रीनेमिंग की है चाइना ने, ये क्यों की है, इसका क्या स्पेसिफिक कारण हो सकता है, पहले ये कब हुआ, इसके बारे में कुछ बात की गई है। और समर रेजोल्यूशन, हीट वेव फोरकास्ट के बारे में बात की जा रही है। हम लोग ऑलमोस्ट गर्मियों में एंट्री मार रहे हैं, तो अब हीट वेव से रिलेटेड आर्टिकल तो आएंगे। वर्ड ऑफ द डे देख लेते हैं, इन्फेंटिलाइज। इन्फेंटिलाइज मतलब किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल को इन्फेंट की तरह ट्रीट करना है। जैसे हम बच्चों करते हैं ना, वो लो मेरा बच्चा, उसको इमेच्योर समझते हैं, तो इसको आप बोलते हो इन्फेंटिलाइज करना। किसी भी इंडिविजुअल को इमेच्योर समझ के, हेल्पलेस समझ के, ये समझ के कि वो एडल्ट नहीं है, बड़ा नहीं है, समझदार नहीं है, उसको ट्रीट करना, उसको आप बोलते हो इन्फेंटिलाइज। वीडियो को लाइक और शेयर का बटन दोस्तों, चैनल को शेयर सब्सक्राइब नहीं कर लीजिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। चलिए पहली न्यूज, जीएस पेपर 2, इंडिया एंड नेबरहुड रिलेशंस, सिक्योरिटी इश्यूज ऑन टेबल एज पीएम मूव्स भूटान किंग। एक और दोस्तों, कल सुबह जो मेरी करंट अफेयर्स की सीरीज आने वाली है आपकी यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 के लिए, और उसके साथ साथ जो लोग यूपी पीसीएस का भी जो 14 मई का एग्जाम दे रहे हैं, उसके रिस्पेक्ट से भी काफी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको वहां पे मिल जाएगी। तो कल तक मैं इसको सुबह सुबह लाइव कर दूंगा, ठीक है। इंडिया और भूटान विल रिमेन इन क्लोज कोऑर्डिनेशन ओवर ऑल सिक्योरिटी मैटर्स, ऐसा बोला है फॉरेन सेक्रेटरी विनय क्वात्रा साहब ने। देखिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और भूटान के जो किंग है जिग्मे खेसार नामग्याल वांगचुक, ये मिले और इन्होंने बातचीत की। मीटिंग इनको हुई दिल्ली में 4 अप्रैल को। तो इंडिया भूटान बॉर्डर पे क्या सिचुएशन चल रही है, इसके बारे में यहाँ पे बातचीत हुई। डोकलाम ट्राइजेशन पॉइंट को इंडिया ने बोला कि ये ट्राइलेटरल विवाद है, बाइलेटरल विवाद नहीं है। ओके, चाइना और भूटान की इस पर्टिकुलर रीजन में कुछ डील होने की बातचीत चल रही है। ओवरऑल चाइना भूटान के ऊपर प्रेशर डाल रहा है। इंडिया इस बात को जानता है कि भूटान के ऊपर चाइना का प्रेशर आ रहा है। भूटान जैसी छोटी कंट्रीज चाइना के प्रेशर को शायद उतनी इफेक्टिव तरीके से टैकल ना कर पाए, इसलिए इंडिया बार बार भूटान को एश्योरेंस दिलाने की कोशिश करता है कि हम आपके साथ यहाँ पे खड़े हुए हैं। फिर इंटायर गेम्यूट ऑफ बायलैटरल रिलेशंस को यहाँ पे स्टडी किया गया है, बातचीत की गई है। ओके, ये बोला गया कि इंडिया भूटान शेयर करते हैं ट्रस्ट, गुडविल, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग वगैरह वगैरह। फिर देखिए, भूटान के जो किंग हैं, इनका एक प्रोग्राम है भूटान के अंदर, ट्रांसफॉर्मेशन इनिशिएटिव्स एंड रिफॉर्म प्रोसेस। तो इसके अंदर जो भूटान के डेवलपमेंटल प्लान चल रहे हैं, उसके लिए इंडिया यहाँ पे स्ट्रेटेजिक मदद करेगा, पैसे देगा। 2023 में भूटान लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज की लिस्ट से बाहर निकल जाएगा, और जो 21वीं शताब्दी का इकोनॉमिक रोड मैप है, वो भूटान को एक डेवलप्ड कंट्री बनाने की कोशिश करेगा अगले 10 सालों में, जिसमें पर कैपिटा जीडीपी भूटान की हो जाए $12,000। उसके लिए भूटान को इंडिया की मदद लगेगी। इंडिया ने 3rd एडिशनल स्टैंड बाय क्रेडिट फैसिलिटी देने का भी प्रॉमिस किया है। फॉरेन सेक्रेटरी के हिसाब से यहाँ पे भारत के और भूटान के लीडर्स ने फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर रिफॉर्म्स, इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी बिल्डिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स, एनर्जी कॉर्पोरेशन, स्पेस कॉर्पोरेशन, सबके बारे में बातचीत की। इनफैक्ट ये जो चूखा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है भूटान के अंदर, इस पर्टिकुलर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट से इंडिया को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाती है। तो भूटान बड़े लंबे समय से इंडिया से डिमांड कर रहा था कि जो हम इलेक्ट्रिसिटी आपको दे रहे हैं, इसका टैरिफ हमको ज्यादा दो। तो फाइनली इंडिया ने यहाँ पे उसका टैरिफ बढ़ा दिया। फिर जो बासूचू हाइडल पावर प्रोजेक्ट है, जो कि भूटान में बनाया गया 2008 में विद द ऑस्ट्रियन सपोर्ट, इससे भी हम लोग एनर्जी और पावर खरीदेंगे। 2500 मेगावाट का संकोश हाइडल प्रोजेक्ट जो कि बन रहा है भूटान के अंदर, पिछले कई डेकेड से इन्वायरमेंटल और कॉस्ट कंसर्न्स के चलते प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा है, इसको भी एक्सपेडाइट करने की यहाँ पे कोशिश की जाएगी। फिर पहला इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट अलॉन्ग द इंडिया भूटान बॉर्डर एट जयगांव, ये भी यहाँ पे सेटअप किया जा रहा है।
कोकराझार गेलेफू रेल लिंक प्रोजेक्ट, इसको भी यहाँ पे स्थापित करने की कोशिश की जा रही है। और कोकराझार गेलेफू रेल लिंक प्रोजेक्ट बन जाता है तो ये जो गेलेफू है जो कि भूटान के साउदर्न इलाके में आता है, तो इस साउदर्न इलाके वाले भूटान में ठीक ठाक अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट आ जाएगी। फिर भूटान में गेलेफू नाम की जगह पे एक सेकंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बनाया जाएगा, उसके लिए भी यहाँ पे इंडिया मदद करेगा। फिर भूटान के नागरिकों को इंडिया के अंदर नेशनल ट्रीटमेंट मिलता है, इंडिया के कॉम्पिटेटिव एग्जाम से भूटान के नागरिक इंडियन नागरिक की तरह कंपीट कर सकते हैं। तो बेसिकली स्कोप ऑफ पार्टनरशिप इंडिया और भूटान में अच्छा खासा है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ भूटान है, भूटान चाइना एक तरफ, दूसरी तरफ आपका बांग्लादेश। कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या भूटान की नेपाल के साथ बाउंड्री लगती है, नहीं लगती। और ओवरऑल ये जो पर्टिकुलर पतला सा रास्ता है ना, इसको आप बोलते हो चिकन नेक कॉरिडोर। रीजन मीन कि इधर बांग्लादेश, इधर नेपाल, इधर भूटान, एक पतली सी ये लैंड स्ट्रिप है। तो अगर इधर से चाइना घुस के इस इलाके पे कब्जा करता है तो पूरा नॉर्थ ईस्ट इंडिया से काट सकता है। दैट इज वाई दिस इज अ वल्नरेबल पॉइंट। और इसीलिए समवेयर हेयर, ध्यान दीजिएगा मैं जहां पे पॉइंट आउट कर रहा हूं, समवेयर हेयर इज द डोकालाम जंक्शन। तो इस पर्टिकुलर डोकालाम जंक्शन पे कभी कभी जो चाइना है वो भूटान के ऊपर प्रेशर डालता है कि हमको दे दो, लेकिन इंडिया यहां पे कंटिन्यूसली इंगेज करता है कि कहीं भूटान के ऊपर अनड्यू प्रेशर ना डाल दे चाइना। फिर जीएस पेपर 2, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वर्ल्ड बैंक ने इंडिया की ग्रोथ फोरकास्ट को कम करके 6.3% कर दिया। देखिए 31 मार्च 2024 को जो फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा, जो अभी 1 अप्रैल 2023 से शुरू हुआ है, इसमें ऐसा एस्टिमेट किया गया है कि इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ होगी 6.3%, जो अक्टूबर की फोरकास्ट से 0.7% कम है। अब दोस्तों बात यह है कि अभी फाइनेंशियल ईयर शुरू हुआ है, अभी हम फोरकास्ट 6.3% कर रहे हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं कि एक्चुअली में खत्म होते होते 5.5 या 5% की ही ग्रोथ हो, क्योंकि बहुत सारे निगेटिव डाउनफॉल्स आ जाते हैं ना बीच में। क्या इंटरनेशनल इवेंट ऐसा होगा जो कि पूरी की पूरी ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री को हिला जाएगा, हमें अभी पता नहीं होता। तो बेसिकली इतना कम ग्रोथ रेट क्यों नजर आ रहा है? तो हाई बोरोइंग कॉस्ट एक वजह, स्लो इनकम ग्रोथ एक वजह, वीकर कंजम्पशन, टाइटनिंग गवर्नमेंट फिजिकल एक्सपेंडिचर। वर्ल्ड बैंक ने ऐसा बताया अपनी साउथ एशिया इकोनॉमिक फोकस एक्सपेंडिंग अपॉर्चुनिटीज टुवर्ड्स इंक्लूजिंग ग्रोथ रिपोर्ट, जिसको अभी यहां पे रिलीज किया गया है स्प्रिंग मीटिंग्स जो होने वाली वॉशिंगटन डीसी में उससे पहले, ठीक ना। वैसे अगर देखा जाए तो इस पर्टिकुलर ग्रोथ रेट के हिसाब से भी साउथ एशियन रीजन में इंडिया सबसे बेस्ट परफॉर्म कर रहा है। कुछ इश्यूज हैं, जैसे इंडिया के अंदर जो फीमेल लेबर पार्टिसिपेशन रेट है वो 20% से कम है। इंडिया का जो इनफॉर्मल सेक्टर है ना ही वो ज्यादा प्रोडक्टिव हो रहा है और ना ही वो श्रिंक कर रहा है, ये भी यहां पे बताया जा रहा है। जो इंडियन इकोनॉमी है वो 2024 में 6.4% की ग्रोथ रेट से बढ़ेगी, पिछले फोरकास्ट से 0.3% ज्यादा। ओवरऑल साउथ एशियन रीजन 5.6% से ग्रो करेगा 2023-24 और 2024-25 दोनों में। फिर भी ओवरऑल साउथ एशिया की बाकी कंट्रीज से बेटर कंट्री है इंडिया के अंदर। इंडिया का फाइनेंशियल सेक्टर हेल्दी शेप में, हमारे बैंक्स हेल्दी शेप में, नो डाउट हमारा फीमेल लेबर पार्टिसिपेशन रेट कम है और इनफॉर्मल सेक्टर में हमारी प्रोडक्टिविटी कम है, बट फिर भी हमारा एक प्रॉपर स्ट्रक्चरल बेस है। उस स्ट्रक्चरल बेस पे बिहाफ पे हम अपनी ग्रोथ को मैक्सिमाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके लिए प्राइवेट इन्वेस्टमेंट चाहिए अब्रॉड से, सरकारी इन्वेस्टमेंट चाहिए, इसको करने की यहाँ पे कोशिश की जा रही है। वर्ल्ड बैंक के हिसाब से 2 सेक्टर्स, सर्विस सेक्टर और उसके बाद कंस्ट्रक्शन सेक्टर, ये हाई ग्रोथ सेक्टर्स है, फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्रीज इनमें पाई जाती हैं, ठीक है ना। इन्वेस्टमेंट ग्रोथ यहाँ पे स्ट्रांग है, बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडिया के अंदर हाई है। सरकार ने सोशल प्रोटेक्शन को इंप्रूव करने की कोशिश की है, ठीक है। लेबर मार्केट में आगे और क्या अपॉर्चुनिटीज पैदा होंगी आगे आने वाले समय में हमको पता चलेगा। वहीं पे साउथ एशिया में हमारे 2 नेबर्स की आप बात कर लो, श्रीलंका और पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान की ग्रोथ रेट फॉर द ईयर एंडिंग 30 जून 2023 ये 0.4% होने वाली, और श्रीलंका की ग्रोथ रेट तो नेगेटिव में है, 4.3% उनकी इकोनॉमी नीचे घट रही है। पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिकल सर्टेनिटी है वो रिफॉर्म्स को लेने में प्रॉब्लम लेके आ रही है। अगर आप देखो तो $1.1 बिलियन के ट्रांच को, लोन को आईएमएफ के साथ निगोशिएट कर रहा है पाकिस्तान। अब तक डिटेल्स फाइनलाइज ही नहीं हो पाई है। श्रीलंका ने जरूर $3 बिलियन का लोन फाइनलाइज कर लिया है, बट इकोनॉमिक सिचुएशन श्रीलंका की भी खराब है। आगे आने वाले समय में श्रीलंका के लोग इन रिफॉर्म्स को पॉजिटिवली लेंगे या निगेटिवली लेंगे, इस पर कुछ 100% ठीक तरीके से कहा नहीं जा सकता। फिर नेक्स्ट जीएस पेपर 2, गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इश्यूज अराइजिंग। लोकपाल ने 68% करप्शन कंप्लेंट्स को डिस्पोज ऑफ कर दिया बिना किसी एक्शन के, ये यहां पे ओवरऑल पॉइंट आउट किया जा रहा है। देखिए अगर आप देखो तो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनल एंड ट्रेनिंग के हिसाब से एक्चुअली में पार्लियामेंट्री पैनल ने, ये जो पार्लियामेंट्री पैनल है ऑन द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनल एंड ट्रेनिंग, इसने लोकपाल ऑफिस द्वारा प्रोवाइड किए हुए डाटा को डेसिफर करते हुए बोला कि 2019-20 से लोकपाल के पास आई हैं 8,703 कंप्लेंट्स, जिसमें 5,981 कंप्लेंट्स को डिस्पोज ऑफ कर दिया गया।
ठीक है, बहुत सी कंप्लेंट्स तो यहां पे करेक्ट फॉर्मेट में ना होने की वजह से ही डिस्पोज ऑफ हो गई। 6775 कंप्लेंट्स ऐसी थी, लोकपाल ने यह बोल के डिस्पोज ऑफ कर दिया कि जिस फॉर्मेट में हमने आपसे कंप्लेंट मांगी है, चूंकि आपने उस फॉर्मेट में कंप्लेंट नहीं दी है, इसलिए इस कंप्लेंट का रेजोल्यूशन हम नहीं दे पाएंगे। केवल 3 कंप्लेंट्स को पूरी तरीके से इन्वेस्टिगेट किया, 36 कंप्लेंट्स ऐसी है जो प्रिलिमिनरी स्टेज में है अभी। तो कहीं ना कहीं ये जो फिगर्स हैं काफी प्रॉब्लमेटिक है। मेन बात यह है कि मेजॉरिटी ऑफ द कंप्लेंट्स, 50% से बहुत ज्यादा कंप्लेंट्स सिर्फ इस बात पर रिजेक्ट की जा रही हैं कि एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में उनको सबमिट नहीं किया गया है। और 5 जनवरी को भी लोकपाल ऑफ इंडिया ने एक ऑर्डर इशू किया जिसमें यह बोला कि अगर ऑफिस ऑफ द लोकपाल ऑफ इंडिया को प्रॉपर प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में कंप्लेंट नहीं मिलती तो वो उसको एंटरटेन नहीं करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली रिपोर्ट यहां पे क्या बोल रही है पार्लियामेंट्री पैनल की? द कमिटी इन्फॉर्म्स दैट the data provided by Lokpal that a large number of complaints are being disposed of on the ground that the complaint is not in the prescribed format has submitted to the committee that is not prosecuted in a single person। मतलब अब तक किसी भी पर्टिकुलर पर्सन को प्रोसिक्यूट नहीं किया, उसके ऊपर प्रॉपर इल्जाम लगा के उसको सजा नहीं दी है लोकपाल ने। दूसरा, मैक्सिमम कंप्लेंट्स को इन्होंने टेक्निकल ग्राउंड्स पे रिजेक्ट कर दिया कि प्रॉपर फॉर्मेट में इनको नहीं दिया गया और ठीक ठाक बजट यहां पे एलोकेट किया गया लोकपाल को। वैसे तो लोकपाल एक्ट 2013 में पास हुआ था, बट पहले लोकपाल का अपॉइंटमेंट हुआ मार्च 2019 को, जो थे जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष और उनके साथ 8 और लोग थे। फिर जस्टिस घोष मई 2022 में रिटायर हो गए 70 साल की उम्र पे। फिर प्रदीप कुमार मोहंती जी बने आपके लोकपाल। अभी लोकपाल कौन है? प्रदीप कुमार मोहंती जी हैं। ये किसी भी पीसीएस टाइप के वन लाइनर में पूछा जा सकता है आपसे। लोकपाल को 2022-23 में बजट एलोकेट किया गया 197 करोड़ का। 31 जनवरी तक इसने खर्चा किया 152 करोड़ का। इस फिस्कल ईयर 2023-24 में इसको एलोकेट किया गया 92 करोड़ का। सरकार ने एक ऑफिस बनाया लोकपाल के लिए 59,504 स्क्वायर फीट का वर्ल्ड ट्रेड सेंटर साउथ दिल्ली के पास। 254.88 करोड़ इस ऑफिस को बनाने में लगा है। तो ओवरऑल लोकपाल को जब इतना इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जा रहा है, इतना बड़ा मैंडेट दिया जा रहा है, तो लोकपाल यहाँ पे ग्राउंड लेवल पे डिसीजन क्यों नहीं ले पा रहा है, कुछ एफिशिएंसी क्यों नहीं दिखा पा रहा है, इस बात पे चीजें पॉइंट आउट की जा रही हैं। फिर जो ये पार्लियामेंट्री पैनल था जिसके लीडर थे भारतीय जनता पार्टी के मेंबर सुशील कुमार मोदी साहब, उन्होंने बोला कि लोकपाल को इसलिए बनाया गया था ताकि लीगल और इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म को स्ट्रांग किया जा सके, करप्शन इन पब्लिक लाइफ को टैकल किया जा सके। लेकिन लोकपाल की परफॉर्मेंस इज नोवेयर नियर सेटिस्फैक्टरी। ठीक है ना, लोकपाल को एस्टैब्लिश किया गया था विद एन एफर्ट टू प्रमोट क्लीन एंड रिस्पॉन्सिव गवर्नेंस, लेकिन वो तो यहां पे हो नहीं रहा है। एक इनहिबिटर की तरह काम कर रहा है लोकपाल में टेक्निकल ग्राउंड्स पे जेन्युइन कंप्लेंट्स को रिजेक्ट कर दे रहा है, बस ये बोल के कि कंप्लेंट को आपने प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में सबमिट नहीं किया। ये एक पॉजिटिव पॉइंट नहीं है। इंडिया इस समय पे G20 एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप को हेड कर रहा है, तो हमें देखना चाहिए कि हम करप्शन की कंप्लेंट्स के ऊपर सीरियस है। फिर नेक्स्ट, मेडिकल बॉडी इश्यूज गाइडलाइंस फॉर कंडक्ट ऑफ स्टूडेंट्स एंड टीचर्स जीएस पेपर 2 स्टैट्यूटरी बॉडीज। तो इंडिया की रेगुलेटरी बॉडी मेडिकल फील्ड में कौन है भैया? नेशनल मेडिकल कमीशन। नेशनल मेडिकल कमीशन ने मेडिकल एजुकेशन और मेडिकल प्रोफेशनल्स के लिए प्रॉपर गाइडलाइंस यहां पे इशू की हैं। क्या मेडिकल स्टूडेंट्स, टीचर्स और इंस्टीट्यूशंस की प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी इनको बताते हुए 25 पेज का डॉक्यूमेंट है। इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट में बात की गई है तो 25 पेज के डॉक्यूमेंट्स में कोड ऑफ कंडक्ट फॉर टीचर्स को मेंशन किया गया, फॉर स्टूडेंट्स को मेंशन किया गया, क्या स्टडिंग वर्किंग रिलेशनशिप होगी, एक टीचर और स्टूडेंट के बीच का रास्ता कैसा होना चाहिए, पर्सनल एट्रीब्यूट्स और कंडक्ट के बारे में भी यहाँ पे बात की गई है, कम्युनिटी की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बात की गई है। ये गाइडलाइंस साफ साफ बोलती हैं कि सेक्सुअल ओरिएंटेशन, जेंडर और सोशियो इकोनॉमिक क्लास के ऊपर किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। क्या इंटेंशन है? तो बेसिकली देखिए, स्टूडेंट्स को यह याद दिलाया जा रहा है कि आप डॉक्टर बन रहे हो तो डॉक्टर बनने के बाद आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको यह याद रखना है। टीचर्स को यह याद दिलाया जा रहा है कि भाई आप किसी को पेनलाइज मत करो जबरदस्ती का, ठीक है ना। आपका प्रोफेशनल रोल यह है कि आप एक मार्गदर्शक की तरह काम करो, एक स्टूडेंट में एक लीडिंग लाइट की तरह काम करो। फिर यह डॉक्यूमेंट अलग अलग मेडिकल कॉलेजेस को भी प्रॉपर गाइडलाइंस प्रोवाइड कर रहा है। मेडिकल कॉलेजेस इज द प्रॉपर मेडिकल एजुकेशन यूनिट। इस पर्टिकुलर यूनिट के अंदर टीचर्स को भी ट्रेन करना होता है और एट द सेम पॉइंट ऑफ टीचर्स से बच्चों को ट्रेन भी करवाना होता है। तो एक राइट एटमॉस्फेयर टू वर्क को यहां पे मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये जो गाइडलाइंस है नेशनल मेडिकल कमीशन की, ये टीचर्स और इंस्टीट्यूशंस के अंदर एक सेंस ऑफ मेडिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके आएंगी, ठीक है। ये सब यहां पे बोला जा रहा है। ओके, एनएमसी का ये बोलना है कि एक मेडिकल स्टूडेंट से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो डिलीजेंट रहे, अपने स्टडी और रिसर्च वर्क को प्रॉपर तरीके से करे, अपनी पर्सनल ग्रोथ
को अपने ध्यान में रखते हुए, सब्सटेंस अब्यूज से दूर रहते हुए, एडिक्शन से दूर रहते हुए, मॉडेस्टली ड्रेस करके, अप्रोप्रिएट अथॉरिटीज से अपना ग्रीवेंस रेड्यूसल करके, प्रोफेशनल हेल्प सीख करके अपने कैरियर एनहेंसमेंट के ऊपर ध्यान दे। ठीक है, एक एथिकल डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप के बारे में यहाँ पे सिखाया जाता है बच्चे को। हेल्थ सिस्टम में लोगों का ट्रस्ट है, इस बात को मेंटेन करने की ट्रेनिंग दी जाती है, वगैरह वगैरह। सोशल मीडिया पे अपनी एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ चीज़ों को पोस्ट करने की यहाँ पे बात की जा रही है। ओके, तो ये सब चीजें। मेडिकल इंस्टीट्यूशन से ये भी बोला गया है कि इंस्पेक्शन के दौरान आप कोई गलत इंफॉर्मेशन नहीं देंगे, एग्रेडिटेशन प्रोसेस आपका बिल्कुल प्रॉपर होना चाहिए, वगैरह वगैरह। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की बात कर लेते हैं। ये एक स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है चार्ज विद क्रिएटिंग एंड मेंटेनिंग हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ मेडिकल एजुकेशन। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर पहले एक ऑर्गेनाइजेशन काम करता था, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को सरकार ने 2018 में अबॉलिश कर दिया। उसके बाद कुछ समय के लिए बनाया गया एक बोर्ड ऑफ गवर्नर। बोर्ड ऑफ गवर्नर को मेंबर ऑफ द नीति आयोग लीड करता था, वो सारी एक्टिविटीज देख रहा था मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की इंटरिम में। फिर आया आपका नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट, जो कि इन इफेक्ट आया 8 अगस्त 2019 को, और उसके बाद से बन गया आपका नेशनल मेडिकल कमीशन, जो कि सारी चीजों को देखता है। 2018 में जब मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया अबॉलिश किया गया था ना, काफी ह्यू एंड क्राई, काफी बवाल मचा था उस समय पे। नेक्स्ट बाय जीएस पेपर 2 जुडिशरी, वैकेंसीज ऑफ जजेस रिमेन हाई, केसेस पाइल अप, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट। देखिए, इस पर्टिकुलर न्यूज में यह बताया जा रहा है कि इंडियन कोर्ट्स में पेंडेंसी बढ़ती जा रही है, चाहे वो भाई आपके हाई कोर्ट हो, चाहे वो आपका सबऑर्डिनेट कोर्ट हो। डे बाय डे इंडियन कोर्ट्स में पेंडेंसी बढ़ रही है, ये बोल रही है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022। एज ऑफ दिसंबर 2022 सैंक्शन स्ट्रेंथ है हाई कोर्ट में जजेस की 1108, लेकिन नंबर ऑफ वर्किंग जजेस हैं केवल 778। अगर देश के सबऑर्डिनेट कोर्ट्स की बात की जाए तो टोटल सैंक्शन स्ट्रेंथ है 24,631, जबकि फंक्शनिंग है 19,288। फिर उसके अगर आप देखो बाद में, तो नंबर ऑफ केसेस ऑफ पेंडिंग पर जज इज राइजिंग इन मोस्ट स्टेट्स। पिछले 5 सालों में ज्यादातर राज्यों में जितने नंबर ऑफ केसेस पेंडिंग है पर जज, वो बढ़ रहे हैं। ठीक है ना भाई, लेकिन जो उनकी सैंक्शन स्ट्रेंथ है वो अमूमन उतनी ही है। तो बेसिकली आप जज का नंबर नहीं बढ़ा रहे हो, लेकिन केस की जो पेंडेंसी है वो बढ़ रही है, नंबर ऑफ केसेस बढ़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर ओवरऑल जो हाई कोर्ट लेवल पे नंबर ऑफ केसेस पेंडिंग है बहुत ज्यादा है भाई। ओवरऑल 11.34 साल पिछले के केसेस पेंडिंग है। वेस्ट बंगाल में 9.9 साल के। सबसे कम पेंडेंसी अगर देखी जाए तो त्रिपुरा में 1 साल के केसेस पेंडिंग है, सिक्किम में 1.9 साल के, मेघालय में 2.1 साल के। तो बेसिकली एक तो केसेस की पेंडेंसी बढ़ रही है, दूसरा जो पर जज नंबर ऑफ केसेस पेंडिंग है वो भी यहां पे बढ़ते हुए आपको नजर आ रहे हैं। 2018 से लेकर 2022 के बीच में 22 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में केस लोड पर जज बढ़ा है। फिर यहां पे बात की जा रही है केस क्लियरेंस रेट की। केस क्लियरेंस रेट क्या होता है दोस्तों? मान लीजिए एक पर्टिकुलर हाई कोर्ट में हर साल 100 केस फाइल होते हैं और उसमें से 80 केसेस हाई कोर्ट में डिस्पोज ऑफ किए। अच्छा, जरूरी नहीं कि जो 100 केस फाइल हुए उसमें से वही 80 डिस्पोज ऑफ हुए, नहीं, पहले की भी तो पेंडेंसी चल रही है ना हाई कोर्ट में। तो किसी एक पर्टिकुलर हाई कोर्ट में 100 केस फाइल हुए और उसी हाई कोर्ट ने उस साल में 80 डिस्पोज ऑफ किए, तो केस क्लियरेंस रेट कितना हो गया? 80% हो गया। तो किसी भी हाईकोर्ट में पेंडेंसी कम कब होगी? जो किसी पर्टिकुलर साल में जितने केसेस फाइल हुए हैं उससे ज्यादा डिस्पोज ऑफ हो। तो अगर 100 केसेस फाइल हुए और 130 केसेस डिस्पोज ऑफ हो, तो ओवरऑल आप बोलोगे कि 30 एक्स्ट्रा पेंडेंसी हमने यहां पे हटा दी। तो इसको आप बोलते हो केस क्लियरेंस रेट। एक साल के अंदर कितने केसेस अप्रोक्सीमेटली क्लियर हो रहे हैं, डिस्पोज ऑफ हो रहे हैं और कितने नए फाइल हो रहे हैं, इसका जो रेशियो इनटू 100% में निकल के आएगा वो होगा आपका केस क्लियरेंस रेट। और ये केस क्लियरेंस रेट आईजीआर रिपोर्ट में अलग अलग राज्यों के लिए यहां पे बताया गया है। थोड़ी देर में उस पर आते हैं। अगर आप देखो तो 2018-19 से लेकर 2022 के बीच में जो नेशनल एवरेज है केस क्लियरेंस रेट का, वो 6 परसेंटेज पॉइंट बढ़ा है। 2018-19 में नंबर था 88.5%, 2022 में हो चुका है 94.6%। लेकिन लोअर कोर्ट्स में ये घटा है। 2018-19 में था 93%, लेकिन 2022 में है 89.4%। त्रिपुरा एक अकेला ऐसा राज्य है जहां पे केस क्लियरेंस रेट 100% से ज्यादा है। केवल आप कह लो 2020 में जो पैंडेमिक का साल था उसमें केस क्लियरेंस रेट 100% से कम हुआ था, वैसे ज्यादा ही। और त्रिपुरा के अंदर हमने जैसा कि अभी देखा हाईकोर्ट लेवल पे सबसे कम पेंडेंसी है। फिर अगर आप देखो तो 2018-19 में केवल 4 ऐसी हाईकोर्ट है इंडिया के अंदर जहां पे केस क्लियरेंस रेट 100% से ज्यादा है। 2022 में ये नंबर 12 हाई कोर्ट से
मतलब लगभग 12 हाई कोर्ट्स में केस क्लियरेंस रेट 100% हो चुका। मतलब जितने केसेस एक साल में हाई कोर्ट में फाइल हो रहे हैं उतने डिस्पोज ऑफ हो रहे हैं। बट इससे काम नहीं बनेगा, क्योंकि आपको पुरानी पेंडेंसी भी तो उड़ानी है। जितने आए उतने आपने डिस्पोज ऑफ कर दिया, वेल एंड गुड, बट पुराने उड़ाने के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा तो डिस्पोज ऑफ करो। हाई कोर्ट ऑफ केरला और ओडिशा में केस क्लियरेंस रेट हाई है। केरला में है 156%, ओडिशा में है 131%, लेकिन राजस्थान के हाई कोर्ट में 65%, बॉम्बे में है 72%। तो ये केस क्लियरेंस रेट यहां पे बहुत मैटर करता है। फिर भाई इंफ्रास्ट्रक्चर की यहां पे बात कर ली जाए। देखिए, जितने नंबर ऑफ सैंक्शन जजेस हैं, चाहे सबऑर्डिनेट जुडिशरी को चाहे हाई कोर्ट के हैं, अगर ये सारे जज यहां पे अपॉइंट कर दिए जाए तो स्पेस कम पड़ जाएगा। अगर आप देखो तो एज ऑफ अगस्त 2022 सबऑर्डिनेट लेवल पे 24,631 जजेस की सैंक्शन स्ट्रेंथ है, लेकिन ओवरऑल कोर्ट हॉल्स इंडिया के अंदर 21,014 है। तो अगर सारे 24,631 जजेस अपॉइंट कर दिए तो ना उनके बैठने की जगह होगी। अब जज के बैठने की जगह नहीं होगी तो उसका कोर्ट फिर कहां पे होगा। दिल्ली, वेस्ट बंगाल और उत्तराखंड के अंदर 86, 82 और 35 जजेस रिस्पेक्टिवली, इनके लिए कोई कोर्ट हॉल ही नहीं है। समझ रहे हो बात को? अगर हर राज्य ने अपने टोटल नंबर ऑफ सैंक्शन जजेस को अपॉइंट कर दिया तो केवल 4 राज्य और 4 यूनियन टेरिटरी के पास इनफ अमाउंट ऑफ कोर्ट हॉल्स होंगे। 11 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी में 25% से ज्यादा शॉर्टफॉल होगा कोर्ट्स का। ये सब बातें यहां पे बताई जा रही हैं। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट एक कोलैबोरेटिव एफर्ट है दक्ष, कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव, कॉमन कॉज, सेंटर फॉर सोशल जस्टिस, विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी एंड टेस्ट प्रयास का। IGR है क्या? इंडिया जस्टिस रिपोर्ट। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में क्या क्या बोला गया ये मैंने आपको बता दिया। फिर भाई नाटो से रिलेटेड एक न्यूज है। नाटो से रिलेटेड न्यूज मैंने कल भी कवर की थी दोस्तों। इस पर्टिकुलर न्यूज को अगर आपने नहीं देखा है, यूएसएसआर सॉफ्टनेस एंड नाटो एग्रेशन हैज डिस्ट्रॉयड यूक्रेन, तो इसको जरूर देखिए जाके, कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है यहाँ पे। तो भैया फिनलैंड यहां पे बन गया है नाटो मिलिट्री अलायंस का मेंबर 4 अप्रैल को। रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन का दिमाग खराब हो गया है। नासो के चीफ स्टोल्टनबर्ग क्या बोल रहे हैं कि भाई यूक्रेन पे अटैक करके नाटो के ईस्टवर्ड मार्च को रोकना चाहता था रशिया, अब वही ईस्टवर्ड मार्च फिर से बढ़ गया है। फिनलैंड यहां पे मेंबर बन गया है नाटो का। अगर आप देखो तो सोवियत यूनियन से वर्ल्ड वॉर 2 में, विंटर वॉर में हारने के बाद फिनलैंड ने यहां पे न्यूट्रलिटी को अडॉप्ट किया था। मतलब वो नाटो के मेंबर भी नहीं बनेंगे, मतलब सोवियत यूनियन के साथ या रशिया के साथ भी अच्छे रिश्ते रखेंगे, वेस्टर्न कंट्रीज के साथ भी रिश्ते अच्छे रखेंगे, लेकिन नॉन अलाइनमेंट का एरा खत्म हो चुका है। ये फिनलैंड जैसी कंट्री, स्वीडन जैसी कंट्रीज घबरा गई हैं। यूक्रेन इतनी हार्डी कंट्री है, तब उसकी रशिया के सामने हालत खराब है, तो उनका क्या हाल होगा। तो इन्होंने डर के दुबक के यहाँ पे नाटो ज्वाइन कर लिया। खास बात यहां पे यह कि नाटो की फाउंडिंग ट्रीटी 4 अप्रैल 1949 को साइन हुई थी और 4 अप्रैल को ही यहां पे फिनलैंड नाटो का मेंबर फिर से बन गया। ठीक है भाई, रशिया ने बोला है कि हम इसके अगेंस्ट रिटेलिएटरी मेजर्स लेंगे। अभी क्या मेजर लेंगे वो तो देखो आगे आने वाले समय में पता चलेगा। इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल प्रोस्पेक्टिव्स मैंने इस पर्टिकुलर वीडियो में बनाए हैं, इसको जरूर देखिएगा। यूक्रेन का देखिए, इस समय पे वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज जिनका सबसे लंबा बॉर्डर लगता है किसके साथ? रशिया के साथ। तो नंबर 1 पे आता है यूक्रेन, नंबर 2 पे आता है फिनलैंड। यूक्रेन का लगभग 1340 किलोमीटर का बॉर्डर लगता है रशिया के साथ, और फिनलैंड का लगभग 1200 समथिंग किलोमीटर का बॉर्डर लगता है। ये बॉर्डर्स कितने कितने किलोमीटर के लगते हैं ये भी मैंने इस पर्टिकुलर वीडियो में समझा रखा है, एक बार जाके देख लीजिए। फिनलैंड का ये बोलना है कि इनके पास लगभग 2,80,000 की स्ट्रॉन्ग फाइटिंग फोर्स है, जिसमें से 25 से 30,000 एक्टिव हैं और बाकी रिजर्व फोर्सेज हैं। ये बेसिकली जो पूरी आबादी है फिनलैंड देश की वही 55 लाख है भाई, बहुत कम आबादी है इनकी। तो ये सब जब हो रहा था तो ये भी सुनने में आया कि प्रो रशियन हैकर ग्रुप नो नेम 057 ने एक आप कह लो साइबर अटैक किया है फिनलैंड की पार्लियामेंट के ऊपर। ठीक है, तो इस कंटेक्स्ट में याद रखिएगा कि नो नेम 057 ये जो आप कह लो हैकर ग्रुप है, ये कंप्यूटर हैकर ग्रुप है, रशिया स्टेट के साथ एफिलिएटेड है और ओवरऑल एडवर्सरीज के अगेंस्ट साइबर अटैक करता है। तो इस प्रकार की इंफॉर्मेशन हो सकता है आपसे पूछी जाए। नाटो के बारे में बात करें तो इट इज अ मिलिट्री अलायंस एस्टैब्लिश्ड बाय नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी, इसको वॉशिंगटन ट्रीटी भी बोलते हो। अप्रैल 1949 में यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा और वेस्टर्न यूरोपियन नेशंस के द्वारा साइन की गई थी टू प्रोवाइड कलेक्टिव सिक्योरिटी अगेंस्ट सोवियत यूनियन। इसमें 31 मेंबर स्टेट हैं, बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड्स, नॉर्वे, पुर्तगाल, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स। मतलब ये इसके ओरिजिनल मेंबर्स थे, उसके बाद और मेंबर भी इसमें यहाँ पे जुड़े हैं। अगर आप आर्टिकल 5 ऑफ द फाउंडिंग ट्रीटी देखेंगे नाटो की, तो उसमें यह बोला गया है कि किसी एक पर्टिकुलर मेंबर के अगेंस्ट अटैक मतलब सबके अगेंस्ट अटैक, तो सब यहां पे मदद करने के लिए आ जाएंगे। आर्टिकल 10 नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी का बात करता है कि किस प्रकार से कंट्रीज इस पर्टिकुलर अलायंस को ज्वाइन कर सकती हैं।
तो भाई यहां पे हमारा करंट अफेयर्स खत्म होता है, एडिटोरियल पे आते हैं। अ न्यू इकोनॉमिक्स फॉर द न्यू वर्ल्ड, क्या बात की जा रही है यहाँ पे? पैराडिग्म ऑफ इकोनॉमिक्स के ऊपर बात कर रहे हैं अरुण मायरा साहब। इसमें कुछ बहुत ज्यादा तो स्पेसिफिक व्यू पॉइंट नहीं दिया हुआ है, थोड़ा बहुत व्यू पॉइंट दिया हुआ है, इसको देखेंगे। इस समय पे भारत सरकार के सामने 3 प्रकार के चैलेंजेस हैं। एक तो है कि इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट और एक्सचेंज रेट को मैनेज करना है, ठीक है ना, महंगाई बढ़ रही है, रेपो रेट कम करें, ज्यादा करें, करेंसी का डिप्रिसिएशन हो रहा है, ये परेशानी है। फिर इंडिया इस समय पे निगोशिएट कर रहा है बायलेटरल और मल्टीलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट, ताकि इंडियन फार्मर्स और वर्कर्स के इंटरेक्ट को प्रोटेस्ट किया जा सके। इसके लिए कोऑर्डिनेशन चाहिए अलग अलग मिनिस्ट्रीज ऑफ कॉमर्स में, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर में, तो हर प्रकार की मिनिस्ट्री के बीच में इसके लिए कोऑर्डिनेशन चाहिए। तीसरी प्रॉब्लम यह है कि भारत सरकार को एम्प्लॉयमेंट सिक्योर करना है एडिक्वेट इनकम्स के साथ सारे सिटीजन्स के लिए, तो इसमें भी सारे मिनिस्ट्रीज और स्टेट गवर्नमेंट्स का रोल लगेगा, ठीक है भाई। तो कुल मिला के ये जो 3 चीजें हैं ये आपस में एक दूसरे के साथ लिंक्ड है। खासकर जो तीसरा पॉइंट है वो बाकी दोनों को पॉइंट के साथ लिंक्ड है। जितनी भी सोशल टेंशन और पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स हो रही है ना इंडिया के अंदर, क्योंकि पहली बात क्या है कि जब लोगों की जेब में पैसा नहीं होगा, लोगों के पास कुछ काम करने का नहीं होगा, लोगों के पास रोजगार नहीं होगा, तो लोग इस प्रकार की बकवास चीजों में अपने आप को इन्वॉल्व करेंगे। धर्म के नाम पे लड़ना, कास्ट के नाम पे लड़ना। फिर यहां पे इंडिया का कंपैरिजन चाइना से किया जाने लगा। ओवरऑल इंडिया और चाइना ने अपनी इकोनॉमी को लगभग 35 साल पहले ओपन किया। उस समय पे इंडिया और चाइना की जो पर कैपिटा इनकम थी ऑलमोस्ट बराबर थी, लेवल ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी ऑलमोस्ट बराबर थी। उसके बाद चाइना ने बड़े स्केल पे इन्वेस्टमेंट को अपनी तरफ खींचा, अपने आप को बहुत तेजी से डेवलप किया। इंडिया उतनी तेजी से अपने आप को डेवलप नहीं कर पाया। आज की अगर आप डेट में देखोगे तो चाइना के जो एवरेज नागरिक की इनकम है वो इंडिया के एवरेज नागरिक की इनकम से 5 गुना ज्यादा है। मतलब ओवरऑल चाइना के डेवलपमेंट को हम मैच ही नहीं कर पाएंगे। चाइना एक इंडस्ट्रियल और टेक्नोलॉजिकल पावर हाउस बन चुका है, यूएस तक चाइना से थ्रेटेंड फील करता है, इस लेवल का डेवलपमेंट चाइना पा चुका है। लेकिन क्या है कि आज की डेट में जो एवरेज नंबर ऑफ इनकम है चाइना के अंदर वो बढ़ चुकी है। ओवरऑल जो लेबर चार्जेस हैं चाइना के अंदर वो कंपनीज के लिए बढ़ चुके हैं। तो कंपनीज एक्चुअली में ये सोच रही हैं कि किस प्रकार से चाइना से निकल के दूसरी कंट्रीज में पहुंचा जाए जहां पे लेबर कॉस्ट कम है, और इंडिया के अंदर लेबर कॉस्ट चाइना के रिस्पेक्ट से बहुत ज्यादा कम है। तो इंडिया कोशिश कर रहा है ग्लोबल इन्वेस्टर्स को अपनी तरफ खींचने की, और इंडिया के साथ कॉम्पिटिशन में भी बहुत सी कंट्रीज है, जैसे फॉर एग्जाम्पल वियतनाम। तो वेस्टर्न और जापानीज इन्वेस्टर्स के लिए इस समय पे बहुत सारी चॉइसेस हैं। अब ऑथर यहां पे एक पर्टिकुलर पॉइंट को बताने की कोशिश कर रहा है कि जिस प्रकार से चाइना और वियतनाम ने इस स्टोरी को लीड किया है फ्रॉम द फ्रंट, इंडिया लीड नहीं कर पा रहा। चाइना और वियतनाम ने अपनी इस फॉरेन इंटरवेंशन के मॉडल में सबसे पहले अपने ह्यूमन डेवलपमेंट के एस्पेक्ट को बढ़ाया। सबसे पहले चाइना और वियतनाम ने अपने लोगों को ट्रेनिंग दी, उनका बेसिक ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट किया, खाने पीने की अच्छी सुविधाएं देना, अच्छी एजुकेशन देना, एजुकेशन फॉर्मल नहीं मिल पा रहे तो अच्छा स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करवाना। तो इससे हुआ क्या कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट और जो डेमोग्राफिक डिविडेंड था चाइना और वियतनाम जैसी कंट्रीज का, वो काफी बढ़ा। इंडिया के अंदर प्रॉब्लम यह है कि हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड हिला हुआ है, हमारे लोगों के पास स्किल्स नहीं है, लेकिन ओवरऑल इस पर्टिकुलर प्रीमाइस को बढ़ाए बिना ही हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इकोनॉमिक पाई को बढ़ाने में लगे हुए हैं। यह अप्रोच हमारी गलत है, ऐसा कुछ ऑथर यहां पे बोल रहा है। ऑथर बोल रहा है कि अगर आपको आगे बढ़ना है तो आगे बढ़ने के लिए इस प्रकार की इन्वेस्टमेंट्स को इंडिया के अंदर लाने से पहले आपको अपने बेसिक डेमोग्राफिक डिविडेंड को एनहांस करना पड़ेगा, ताकि एक्चुअली में आने वाली इन्वेस्टमेंट को रियल सेंस में आप कैपिटलाइज कर पाओ, और हम नहीं कैपिटलाइज कर पा रहे हैं। चाइना और वियतनाम की अप्रोच में बस यही फर्क है कि उनके जो मासेस हैं, उनके जो इंडस्ट्रियल सेटअप है वो इंडिया से ज्यादा मैच्योर्ड है, इंडिया से ज्यादा डेवलप्ड है। चाइना तो खैर बहुत ही आगे निकल चुका है, वियतनाम और फिलीपींस जैसी कंट्री की भी यहां पे बात हो रही है। तो हमने गलत सेंस से चीजों को आगे बढ़ाया है, हमारी जो पॉलिसीज रही हैं उन्होंने गलत ऑर्डर में चीजों को एग्जीक्यूट किया है। बट नेचुरली एडेप्टिव सिस्टम्स तो देखिए हमको यहां पे बनाना ही पड़ेगा। जब ह्यूमन शरीर को एक बीमारी होती है तो पहले वो खांसता है, छींकता है, लेकिन धीरे धीरे उसकी इम्यूनिटी उस प्रॉब्लम से लड़ती है। तो इंडिया को भी इस नई इकोनॉमिक्स के लिए अपने आप को अडेप्ट करना पड़ेगा, ग्लोबल सॉल्यूशंस को यहाँ पे सर्च करना पड़ेगा। चाइना, वियतनाम और बाकी कंट्रीज से जो बेस्ट एग्जांपल्स हैं वो लेने पड़ेंगे। पॉलिटिशियंस को ग्राउंड लेवल पे अर्जेंट स्केल पे चीज़ों को इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, ना कि सिर्फ 5 साल के इलेक्शंस को सोचना। तो ये सब बातें ओवरऑल यहाँ पे बताई जा रही है। आगे चलते हैं। इन कंट्रोल डिजिटल लैंडिंग द इश्यू ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, यहां पे बात की जा रही है एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के टसल की। यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर दोस्तों एक लीगल केस चल रहा है। उस लीगल केस में 4 मेजर बुक पब्लिशर्स लड़ाई कर रहे हैं किससे? इंटरनेट आर्काइव के साथ। इंटरनेट आर्काइव एक नॉट फॉर प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन है यूएस के अंदर। इसने एक डिजिटल लाइब्रेरी बना रखी है यूएस के अंदर।
अब ये जो 4 बड़े पब्लिशर्स हैं यूएस के, वो ये बोल रहे हैं कि इंटरनेट आर्काइव उनके वर्क्स को गलत तरीके से बांट के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का वायलेशन कर रहा है। ऐसा यहां पे इंटरनेट आर्काइव के ऊपर इल्जाम लगाया गया। इंटरनेट आर्काइव यूएस के अंदर अपने आप में एक बहुत बड़ा मेमथ आप कह लो, डाटाबेस। में 735 बिलियन वेब पेजेस हैं, 41 मिलियन बुक्स हैं, 14.7 मिलियन ऑडियो रिकॉर्डिंग्स हैं, 8.4 मिलियन वीडियोस हैं, 4.4 मिलियन इमेजेस हैं, 8,90,000 सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स हैं। तो इतना बड़ा आप कह लो मेमथ सा ये बन गया है। लेकिन बेसिकली यहाँ पे जो लीगल आप कह लो मैकेनिज्म इनिशिएट किया गया है, तो इन 4 पब्लिशर्स का बोलना है कि 127 बुक के टाइटल जो इनके द्वारा पब्लिश किए गए थे उसको इल्लीगल तरीके से आप कह लो लेंडिंग कर रहा है, डोनेशन कर रहा है डिजिटली। कौन? इंटरनेट आर्काइव। इंटरनेट आर्काइव बोल रहा है कि भाई हम ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं, हम जो कर रहे हैं वो कंट्रोल्ड डिजिटल लेंडिंग है। और कंट्रोल डिजिटल लेंडिंग को यूनाइटेड स्टेट्स कॉपीराइट लॉ में फेयर यूज की कैटेगरी में लाया जाता है। सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा कंट्रोल डिजिटल लेंडिंग क्या होता है, और ये समझना इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों क्योंकि इंडिया के अंदर इस प्रकार के कंट्रोल डिजिटल लेंडिंग को इंप्लीमेंट करने की बात लंबे समय से चल रही है। देखिए, जब भी हम किसी भी स्कूल या कॉलेज की फिजिकल लाइब्रेरी में जाते थे तो क्या होता था वहां पे? वो ये होता था कि एक फिजिकल कॉपी वहां पे एक पर्टिकुलर किताब की होती थी, ज्यादा भी हो सकती थी, बट ओवरऑल फिजिकल लाइब्रेरी का क्या है कि अगर आप फिजिकल किताब लेके आ रहे हो तो एक समय पे एक इंसान को किताब मिल सकती है पढ़ने के लिए। तो इंटरनेट आर्काइव ने भी कुछ ऐसा किया। इंटरनेट आर्काइव के साथ यूएस की जितनी भी डिजिटल लाइब्रेरीज जुड़ी हुई हैं, अगर उन डिजिटल लाइब्रेरीज के पास किसी पर्टिकुलर किताब की कॉपी है तो पर डिजिटल लाइब्रेरी एक कॉपी यहां पे वर्चुअली आप कह लो बाहर लोन पे घुमा सकता है नेशनल आर्काइव। तो हेल्थ लॉ को लेके मान लीजिए यूएस के अंदर अगर 3-4 अलग अलग यूनिवर्सिटीज के पास, किसी के पास 8 किताबें, किसी के पास 6 किताबें, किसी के पास 4 किताबें, लेकिन इस पर्टिकुलर किताब की एक डिजिटल कॉपी नेशनल आर्काइव बाहर लोन पे घुमा सकता है प्रति लाइब्रेरी जो कि नेशनल आर्काइव के साथ एसोसिएटेड है। इस बात को लेके यहां पे 4 बुक पब्लिशर्स पहुंच गए हैं कोर्ट में और वो ये बोल रहे हैं कि ये कॉपीराइट का वायलेशन है, कॉपीराइट का हनन है। नेशनल आर्काइव बोल रहा है कि कॉपीराइट का हनन नहीं है। ओवरऑल यूएस के कॉपीराइट लॉ के अंदर ओवरऑल ये फेयर यूज की कैटेगरी में आता। कोर्ट ने यहां पे क्या बोला? तो भाई जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है साउदर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ न्यूयॉर्क के अंदर, इसने ये बोला कि भाई देखिए, ये जो इंटरनेट आर्काइव की एक्टिविटी है ये कॉपीराइट लॉ के अंदर वेस्टेड राइट्स ऑफ पब्लिशर्स को वायलेट करती हैं, ठीक है ना, और ये फेयर यूज की कैटेगरी में नहीं आता। तो बेसिकली कंट्रोल डिजिटल लेंडिंग को यहां पे यूएस की एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने फेयर यूज की कैटेगरी से बाहर रख दिया। लेकिन ऑथर यहां पे बोल रहा है कि ये जो पर्टिकुलर जजमेंट है, ये जजमेंट देखिए गलत है। कोरोना पैंडेमिक के आने के बाद जो लोगों की रीडिंग हैबिट्स हैं वो बदली हैं। भले ही फिजिकल लाइब्रेरीज में लोगों का फुटफॉल कम हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है कि लोगों ने किताबें पढ़नी छोड़ दी हैं। बस ओवरऑल उन किताबों को पढ़ने का जो मीडियम है वो ऑनलाइन हो चुका है। अब अपने फोन पे या फिर रीडिंग टैब पे, आईपैड पे लोग किताबें पढ़ना पसंद करते हैं। और ये काफी पॉजिटिव पॉइंट है, क्योंकि गांव में बैठा हुआ एक इंसान जिसको फिजिकल लाइब्रेरी का एक्सेस नहीं है वो तक यहाँ पे किताबें पढ़ सकता है। और ऑनलाइन किताबों को बेचना भी यहाँ पे रिजेक्ट नहीं किया गया है। छोटे स्केल पे नेशनल आर्काइव पर डिजिटल लाइब्रेरी जिसके पास फिजिकल किताब है, एक कॉपी बाहर लोन पे घुमाई जा सकती है फ्री ऑफ कॉस्ट। और इस बात को लेके जो यूएस के कॉपीराइट होल्डर्स हैं वो बहुत नाराज हैं, बोल रहे हो कि तुम हमारे कॉपीराइट का हनन कर रहे हो और इस प्रकार की चीजों को मार्केट में सर्कुलेट कर रहे हो। तो ये एक लीगल टसल चल रहा है कहां पे? यूएस के अंदर। यहां पे आपके लिए सीखने वाला क्या था? कंट्रोल्ड डिजिटल लर्निंग का, डिजिटल लेंडिंग का ये आप कह लो ऑप्शन। तो कंट्रोल डिजिटल लेंडिंग क्या है, आई होप आपको यहां पे समझ में आ गया हो। इंडिया के अंदर भी कंट्रोल डिजिटल लेंडिंग जैसा इनिशिएटिव चलाने की बात की जा रही है, ठीक है। जल्दी ही इंडिया के अंदर भी ऑनलाइन डिजिटल लाइब्रेरी को कनेक्ट किया जाएगा किसी सेंट्रलाइज्ड पोर्टल के थ्रू, तो मोस्ट प्रोबेबली वहां पे कंट्रोल डिजिटल लेंडिंग के कंसेप्ट को इंप्लीमेंट किया जाएगा, ठीक है भाई। फिर रोहिन भट्ट जी, ये एलजीबीटी कम्युनिटी के मेंबर हैं, ये बोल रहे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर बवाल चल रहा है सेम सेक्स मैरिज को लेके, और केंद्र की सरकार साफ साफ बोल रही है कि मैरिज एक होली यूनियन है, सैक्रेमेंट है, संस्कार है, कल्चर है, और ओवरऑल एलजीबीटी कम्युनिटी के लोगों को शादी करने की परमिशन दे दी तो वो कल की डेट में क्या ही बवाल करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे गलत है। बेसिकली एलजीबीटी कम्युनिटी के फेवर में यहाँ पे बात कर रहे हैं। वो ये बोल रहे हैं कि लीगलाइज करना क्वेयर मैरिजेस को, ये फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक है हमारी सोसाइटी का। भले ही कंसेप्ट ऑफ फैमिली एग्जिस्ट करता है, बट एलजीबीटी कम्युनिटी के लोग किसी की कंसेप्ट ऑफ फैमिली को तोड़ने के लिए नहीं जाएंगे।
वो ये बोल रहे हैं कि इस कम्युनिटी के लोग भी सिटीजन्स हैं, इक्वल सिटीजन्स हैं कंट्री के, वही सेम राइट्स डिजर्व करते हैं जो बाकी हेटेरोसेक्सुअल पीपल डिजर्व करते हैं। तो सेक्सुअल प्रेफरेंसेस के आधार पर पहली बात आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, जो कि यहां पे हो रहा है। जिस प्रकार से आप रोटी को फ्रोजन पराठा नहीं बोल सकते, जिस प्रकार से आप सचिन तेंदुलकर को एक एक्टर नहीं बोल सकते, ही इज अ क्रिकेटर, उसी प्रकार से मैरिज के रिस्पेक्ट में सेक्सुअल प्रेफरेंसेस के लिए आप किसी को डिस्प्रोपोर्शनेट तरीके से पनिश नहीं कर सकते। तो ट्रेडिशनल मैरिज अंडर हिंदू लॉ भले एक सैक्रामेंट है, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम हमें यह भी समझना पड़ेगा कि आज की डेट में बड़े स्केल पे डाइवोर्सेस हो रहे हैं। तो जब बड़े स्केल पे डाइवोर्सेस हो रहे हैं, इसका मतलब यह है कि मैरिज इज बेसिकली अ सॉर्ट ऑफ एसोसिएशन अंडर लॉ, और ये एसोसिएशन तोड़ा भी जा सकता है। अगर इतना ही सैक्रामेंट होता तो कभी भी मैरिज का कंसेप्ट इंडिया के अंदर टूटने वाला नहीं होता। तो इस कंटेक्स्ट में आप अपोजिट सेक्स कपल्स को ये राइट दे रहे हो, ये रिकॉग्निशन दे रहे हो, और सेम सेक्स कपल को, एलजीबीटी कम्युनिटी के लोगों को रिकॉग्निशन नहीं दे रहे हो, ये बिल्कुल गलत है। ये एकदम चल नहीं पाएगा, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के हिसाब से बिल्कुल सेट ये नहीं बैठता। जहां तक प्रोक्रिएशन की बात है, तो ऑथर ये बोल रहा है कि एक मैरिड कपल, आदमी और औरत, बहुत सारे केसेस में वो बच्चा पैदा नहीं कर पाते, सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि उनको कुछ मेडिकल इश्यूज है, इसलिए भी कि वो ओवरऑल साथ में रहना चाहते हैं, वो बच्चा पैदा ही नहीं करना चाहते। तो अगर आप किसी एक ऐसे कपल जो कि हस्बैंड वाइफ है, वो प्रोक्रिएट नहीं कर रहे हैं, बच्चा पैदा नहीं करना चाहते, उनको एज अ कपल सोसाइटी में एक्सेप्ट कर रहे हो, तो एलजीबीटी कम्युनिटी के लोगों को एक्सेप्ट करने में आपको क्या प्रॉब्लम है? तो ये सारी बातें यहां पे बोली जा रही। तो क्वेयर लिबरेशन, एलजीबीटी पीपल के लिबरेशन की यहां पे बात की जा रही है। यहां पे डिस्क्रिमिनेशन खत्म करने की जरूरत है, सेग्रीगेशन खत्म करने की जरूरत है, लेजिटिमेट लीगल ऑर्डर लाने की जरूरत है, ये सब बातें बोली जा रही है। मतलब सेम सेक्स मैरिज यहां पे लीगलाइज होनी चाहिए, ऐसा इनका बोलना है। फिर अरुणाचल प्रदेश के अंदर आपको पता ही है कि चाइना ने ओवरऑल, तो साउथ तिब्बत जंगनान, ये अरुणाचल प्रदेश को बोलता है चाइना। 11 प्लेसेस को यहां पे इन्होंने नाम से स्टैंडर्डाइज कर दिया कि ये तो भाई चाइनीज नाम बोल दिए, मतलब ये हमारी जगह है तो इनके हम ये नाम रखते हैं। और ऐसा नहीं है दोस्तों कि चाइना ने ऐसा पहली बार किया है, 2017 के बाद से तीसरी बार ऐसी है कि इंडिया के अंदर की जगहों को चाइना यहां पे नाम देता हुआ नजर आ रहा है। और इंडिया की टेरिटोरियल सोवरेनिटी को अपफ्रंट वॉयलेट करने का, इंडिया को प्रोवोक करने का बिल्कुल सीधा तरीका है ये चाइना का। ठीक है, अगर आप देखो तो 2017 में 6 नाम दिए थे 6 जगहों को चाइना ने। 2021 में चाइना ने इंडिया के अंदर 15 प्लेसेस को रीनेम कर दिया था, और इनकी टाइमिंग बहुत परफेक्ट है। 2017 में जब दलाई लामा तवांग गए थे तब चाइना ने ऐसा किया था। 2021 में चाइना ने बनाया था लैंड एंड स्टेट बॉर्डर लॉ, जिसके अंदर चाइना अपनी ओवरसीज टेरिटरी, जो कि उनके हिसाब से उनकी क्लेम टेरिटरी, उसको वापस लाने की बात कर रहा था। तो उस समय पे उसने इंडिया के अंदर नामकरण किया था। और अभी रिसेंटली क्या वजह हो सकती है? तो भैया यांग से तवांग सेक्टर में चाइनीज फोर्सेस घुसी, इंडिया ने मार मार के भगाया। G20 इंगेजमेंट ग्रुप की जो इनोवेशन टेक्नोलॉजी की मीटिंग हुई वो ईटानगर में हुई, जिसको चाइनीज एम्बेसी ने बॉयकॉट कर दिया। तो ये कुछ वजह हो सकती हैं ओवरऑल चाइना की इस प्रकार की एक्टिविटी करने का। देखिए, इंडिया चाइना के रिलेशन बहुत खराब है। 2020 में जो ट्रांसग्रेशन किया था चाइना ने, उसका बहुत कड़ा विरोध किया इंडिया ने। इस प्रकार के कड़े विरोध की चाइना को उम्मीद नहीं थी। ओवरऑल चाइना को समझ में आ गया कि इंडिया यहाँ पे बोली होने वाला है नहीं, रिश्ते खराब हैं, बड़े लेवल पे बातचीत हो नहीं रही है। चाइना चाहता है कि वो अंदर घुस जाए, सब कुछ कब्जा ले, उसके बाद भी हम ट्रेड रिलेशंस मेंटेन रखें। सरकार ऐसा कर नहीं रही। तो इस रिस्पेक्ट में अगर आप देखो तो चाइना का इंटेंट और मोटिवेशन काफी वॉयलेंट नजर आ रहा है। और ओवरऑल बैक एंड चैनल से जो भी इंडिया चाइना के बीच में बातचीत हो रही है, ऑथर का ये बोलना है कि इसको भी पब्लिक किया जाना चाहिए, ताकि लोगों को एक्चुअली में पता चल पाए कि बैक एंड नेगोशिएशंस क्या हो रहे हैं। फिर आगे समर रेजोल्यूशन। भैया, इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का यह बोलना है कि समर्स इस बार पे गजब तरीके से गर्म होने वाले हैं, सीयरिंगली हॉट होंगे। मैक्सिमम टेम्परेचर के और ऊपर आपको टेम्परेचर्स देखने को मिलेंगे हॉट वेदर सीजन में, मार्च से मई में। 45 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा तो वैसे नॉर्थ वेस्ट का टेम्परेचर रहता है। ऐसा बताया जा रहा है कि 4 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर रहेगा टेम्परेचर आपका साउथ इंडिया में, ईस्ट इंडिया में, सेंट्रल इंडिया में। फिर ये भी सुनने में आ रहा है कि शायद एल नीनो आ रहा है। हालांकि बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि एल नीनो के साथ ला नीना भी थोड़ा थोड़ा डेवलप हो रहा है, जिसके चलते न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। देखिए, एल नीनो में होता क्या है? एल नीनो में प्रॉब्लम ये होगी कि ड्रॉट लाइक कंडीशंस आ जाएंगे इंडिया के अंदर। इक्वेटोरियल सेंट्रल पैसिफिक ओशन में सी सरफेस टेम्परेचर बढ़ जाते हैं, उससे एक ऐसा मैकेनिज्म ट्रिगर होता है जो इंडिया के अंदर ड्रॉट लाइक कंडीशंस को लेके आता है। हमें उन कंडीशंस को अवॉइड करवाना है। ऐसा बताया जा रहा है कि धीरे धीरे एल नीनो डेवलप कर रहा है। अप्रैल जून में 15% रहेगा, मई जुलाई में 35% हो जाएगा, जून अगस्त में 55% हो जाएगा। तो इसके प्रोपोर्शनेट अगर ला नीना नहीं बढ़ता है तो एक बात तो देखो क्लियर है कि
कि इंडिया के अंदर ओवरऑल मॉनसून्स कमजोर होंगे, बारिश यहां पे कम होगी। तो पहले से ही नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी हरकत में है। इन्होंने राज्य की सरकार को गाइडलाइंस इशू की है कि तुरंत हीट एक्शन प्लान्स को बना के रखिए। वैसे तो 2016 से ये हीट एक्शन प्लान बनाए जा रहे हैं, बट फिर भी आगे आने वाले समय में हीट वेव्स बढ़ेंगी, तो हमें उन हीट वेव्स से टकराने का भी हमारी तैयारी होनी चाहिए। अनयूजुअली हाई टेम्परेचर्स केवल दिन के समय पे भी नहीं, रात के समय पे भी, वार्म नाइट्स और ह्यूमिडिटी भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। हम लोग अंडर फंडेड हैं, कोई प्रॉपर लीगल बैकिंग है नहीं, तो इन सारे मैकेनिज्म को स्ट्रेंथन करने की जरूरत है लॉन्गर टर्म में हीट वेव से लड़ने के लिए, गर्मी से लड़ने के लिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा। आई होप आपको लेक्चर में मजा आया हो। अपनी व्यू पॉइंट नीचे कमेंट बॉक्स में दे के जाइएगा। हैव अ ग्रेट डे फ्रेंड्स।